तो बच्चों आपके पेपर का नाम है इनकम टैक्स, चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी के दो चैप्टर थे, एक था बिफोर रिटायरमेंट और एक है आफ्टर रिटायरमेंट। तो आज हमें आफ्टर रिटायरमेंट शुरू करना है। इसका मतलब बच्चों अब कर्मचारी रिटायरमेंट लेगा। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कर्मचारी रिटायरमेंट ले लिया, पक्की बात है 60 साल या ज्यादा का हो गया होगा। अब ये मत पूछना कि सर कि रिटायरमेंट कब होता है। हर संस्थाओं में अलग होता है, हर संस्थाओं में अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, तो हर सेक्टर में रिटायरमेंट की कोई फिक्स डेट नहीं है। 60 साल, 62 साल, 65 साल। नेवी वगैरह में तो 45 साल में रिटायर कर देते हैं, एकदम जवानी में रिटायर कर देते हैं कह लो आप। खैर छोड़ो वो सब बातें, आप हमको बस ये बताओ कि कर्मचारी को मिलती है सैलरी और बेसिक सैलरी, कर्मचारी को मिलते हैं अलाउंसेस, भत्ते, कर्मचारी को बहुत सारी अमेनिटीज मिलती हैं, सुविधाएं, परक्विजिट्स, और कर्मचारी को बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। आप बताओ कि रिटायरमेंट के बाद भी सब मिलेगा? रिटायरमेंट के बाद भी सब मिलेगा? हाँ, क्या कहते हो? हाँ जल्दी बोलो कि रिटायरमेंट हो गया अब भी मिलता ही रहेगा। तो जी हाँ बच्चों, बंद। जब तक नौकरी है तब तक मिलेगा, अब रिटायरमेंट पर बंद हो जाएगा। ठीक, लेकिन बच्चों रिटायरमेंट पर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। तो रिटायरमेंट पर क्या मिलता है? कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। 6 चीजें जो हमें आपको पढ़ानी है, 6 चीजें। रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी मिलती है। ओके, रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी मिलती है, सीखेंगे देखेंगे व्हाट इज ग्रेचुटी। तो रिटायरमेंट पर क्या मिलती है बच्चों? ग्रेचुटी मिलती है। क्या होती है अभी कुछ देर बाद चर्चा होगी। और बताएं कि और क्या मिलता है रिटायरमेंट पर? बच्चों रिटायरमेंट पर ना लीव इनकैशमेंट या लीव सैलरी मिलती है। अच्छा भाई ये क्या होता है, देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन मिलता है। तो ग्रेचुटी मिलती है, लीव इनकैशमेंट मिलता है, या कुछ लोग उसको लीव सैलरी भी कहते हैं। और भी कुछ मिलता है, जी हाँ बच्चों, और भी कुछ मिलता है। आपको अक्सर रिटायरमेंट पर कंपनसेशन मिल जाती है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट वाली। तो आपको वॉलेंट्री रिटायरमेंट वाली कंपनसेशन मिल जाती है। और कभी कभी आपको पेंशन मिल जाती है, पेंशन, पेंशन मिल जाती है। और एक चीज कहीं लग रहा है पीछे रह गई, क्योंकि आपको मिलती है क्या चीज? कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, जो हम दिखा नहीं पाए स्क्रीन पर आपको, होती है कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। लग रहा है आगे होगा, खैर जो भी। तो बच्चे समझ गए आप कि रिटायरमेंट पर क्या क्या चीजें मिलती हैं? बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो हमें जानना है क्यों मिलती हैं। एक तो हमें ये जानना है क्यों मिलती है, हाँ ये आ गया। और रिटायरमेंट पर आपको मिल जाती है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो 6 चीजें आपको मिलती हैं जो हमें पढ़ना है। और भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह भी मिलता है, मगर वो तो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो आइए बच्चों जरा शुरू किया जाए। हाँ जरा शुरू किया जाए, देखते हैं कि किस प्रकार क्या क्या मिल रहा है और क्या करना है। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं बच्चों, ग्रेचुटी से शुरू करते हैं। कर्मचारी ने रिटायरमेंट लिया, उसे क्या मिली? ग्रेचुटी मिली। तो आप पता लगाएं व्हाट इज ग्रेचुटी, क्या है ये ग्रेचुटी। चलो हम एक बात पूछते हैं बच्चों, कर्मचारी रिटायरमेंट ले लिया तो पक्की बात है 60 इयर्स या अबव का हो चुका होगा। मानते हो ना कि कर्मचारी 60 साल या ज्यादा का हो चुका है। ये बताओ रिटायर हो रहा है तो थोड़े समय की नौकरी रही कि बहुत लंबे समय की नौकरी रही? रिटायर हो रहा है भाई तो थोड़े समय की नौकरी रही कि लंबे समय की नौकरी रही? हाँ क्या कहते हो? तो बच्चे कहते हैं सर ये नौकरी बहुत लंबे समय की रही, लॉन्ग टर्म। ठीक, सही बात है। 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, हाँ पता नहीं कितनी। अभी हमारे दोस्त के फादर रिटायर हुए थे, उनका 41 या 42 साल का सर्विस पीरियड था, इतना लंबा। खैर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हाँ आपने काफी लंबे समय तक काम किया, बहुत लंबे समय तक काम किया। हम क्या बताना चाहते हैं, ग्रेचुटी क्यों मिलती है? तो एक बात बताओ बच्चों, एक कर्मचारी 20-20, 30-30 साल तक नौकरी किया, आप बताओ ये आदमी इस कंपनी में, संस्था में टिका हुआ था, तो बताओ अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था? ये आदमी इतने लंबे समय तक कंपनी में टिका हुआ था तो अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था?
तो जवाब है बच्चों, जवाब है अच्छा आदमी था, क्योंकि बुरा होता ना तो बॉस कब का धक्के मार के भगा चुका होता। मानते हो कि नहीं? बुरा होता तो बॉस धक्के मार के भगा चुका होता। तो एक अच्छा आदमी रिटायरमेंट लिया है, अच्छा आदमी। आप भी सोचो बच्चों, आपका कोई दोस्त है और आपकी उसकी दोस्ती इसलिए चल रही है क्योंकि आप दोनों अच्छे हो। अगर कोई भी एक बुरा होगा तो दोस्ती चल कहाँ पाएगी? तो बॉस और एम्प्लॉय, हाँ, दोनों में बन रही है, कर्मचारी टिका हुआ है। तो कर्मचारी अच्छा आदमी था तो टिका हुआ है, बुरा होता तो बॉस निकाल चुका होता। तो बच्चों एक अच्छा आदमी रिटायर हुआ, एक अच्छा आदमी। अच्छा ये बताओ बच्चों कि कर्मचारी, क्या बच्चे एक वर्ड समझते हैं लॉयल्टी? लॉयल होना, लॉयल्टी, वफादारी। बोलो बोलो बच्चों, क्या आप लॉयल्टी समझते हो, वफादारी? हाँ जी हाँ, बच्चे कह रहे समझते हैं। तो ये बताओ, अगर कर्मचारी चाहता तो क्या वो नौकरी बदल के भाग नहीं सकता था? यहाँ की नौकरी छोड़ के कहीं और पकड़ लेता। यार बॉस, आप तो 10,000 देते हो, वहां तो 13 मिल रहा है, मैं जा रहा हूँ। आप तो 10 देते हो, मैं तो कहीं और 13 मिल रहा है, जा रहा हूँ। तो बच्चों ये कर्मचारी चाहता तो कहीं और भी भाग सकता था, मगर वो नहीं भागा, वो यहाँ टिका हुआ है। तो एक अच्छा आदमी रिटायर हुआ और एक वफादार आदमी रिटायर हुआ जो यहाँ टिका हुआ है। तो बच्चों इसको अपनी अच्छाई का, अपनी वफादारी का रिटायरमेंट पर फेयरवेल मिलना चाहिए कि नहीं? कि मैंने इतने लंबे समय तक बॉस की खिदमत की है, सेवा की है, सर्विस की है। बोलो कि भाई मैंने इतने लंबे समय तक बॉस की सेवा की है, खिदमत की है, सेवाएं दी है। जितना लंबा समय तक मैं अच्छा आदमी था, बुरा होता बॉस निकाल देता। मैं वफादार था, मैं चाहता कहीं और भाग जाता। मैंने इतने लंबे समय तक बॉस की सेवा की है, तो भाई रिटायरमेंट मुझे फेयरवेल तो बनता है, फेयरवेल तो बनता है मुझे। तो लोग इसको फेयरवेल देंगे, फूल माला भी पहनाएंगे। और बॉस आपको क्या देगा बच्चों? बॉस आपको एक बड़ी रकम देगा जिसे लोग बुलाएंगे ग्रेचुटी। तो बच्चों सभी लोग बताओ कि ग्रेचुटी क्यों मिलती है? क्लियर? एक ईमानदार आदमी, एक वफादार आदमी, एक अच्छा आदमी इतने लंबे समय की नौकरी करके जा रहा है, इतने लंबे समय तक बॉस की सेवा करके जा रहा है, इसको बनता है फेयरवेल, इसको बनता है मॉनेटरी बेनिफिट्स। हम तुम्हें सेवाओं के बदले रकम देंगे। और उस रकम का नाम क्या होता है बच्चों? उस रकम का नाम होता है ग्रेचुटी। तो हमें लगता है कि बच्चों को ग्रेचुटी समझ में आ गई। ठीक। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनना, जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये हमेशा से ग्रेचुटी दे देते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा से ग्रेचुटी देते थे। मतलब कर्मचारी रिटायरमेंट ले तो उसको फेयरवेल मिलना चाहिए, उससे मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमेशा से गवर्नमेंट सेक्टर ग्रेचुटी देते थे। ठीक। लेकिन बच्चों जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, क्या बच्चे आप मानते हो कि इंडिया में मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर, इंडिया में मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनीज कर्मचारियों का खून चूस लेती हैं, खूब काम कराती हैं, खूब काम कराती हैं? बोलो है कि नहीं? तो आप सोचो कि क्या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर भी ग्रेचुटी देता रहा होगा पहले? हाँ पहले गवर्नमेंट सेक्टर तो देता ही था। कि क्या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर भी, हाँ यार तुम रिटायर हो रहे हो ग्रेचुटी ले लो, ऐसा देता रहा होगा? नहीं नहीं नहीं, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर ग्रेचुटी नहीं देता था। क्यों दे भाई? अरे तुमने काम किया, मैं तुम्हें पैसे दिए। जैसे मजदूरों का होता है, मजदूरों का, तुमने काम किया, मजदूरी थी, घर निकलो। उसी तरह बॉस बोले यार काम किए, पैसे दिए, घर जाओ, कैसी ग्रेचुटी, रिटायरमेंट हो रहा तो हम क्या करें? तब बच्चों हमारी भारत सरकार 1972 में क्या लाई? कानून लाई। तो हमारी भारत सरकार 1972 में कानून लेकर आई और तब से कंपलसरी हो गया, ग्रेचुटी देना होगा सबको। चाहे तुम गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे तुम प्राइवेट सेक्टर हो, ग्रेचुटी सबको देना होगा। तो बच्चों पूरे देश में अब हर सेक्टर वालों को ग्रेचुटी देना होता है। बोलो क्लियर हो गई बात कि 1972 से सरकार कानून ले आई, भाई ग्रेचुटी देना होगा। तुम कोई भी सेक्टर के हो, तुम्हारा कर्मचारी अच्छा कर्मचारी, ईमानदार कर्मचारी, वफादार कर्मचारी इतनी लंबी सर्विस तुम्हें देकर जा रहा है, उसको फेयरवेल देना पड़ेगा। और कंपलसरी कर दिया, कानून बनाकर ग्रेचुटी देना पड़ेगा। लेकिन बच्चों आओ पता लगाएं कि भाई ग्रेचुटी देना पड़ेगा। बच्चों क्या आपके मोहल्ले में या आसपास चाय की दुकान है? बोलो क्या वहां भी लोग काम करते हैं? हाँ हाँ हाँ,
काम करते हैं, मतलब चाय की दुकान क्या है, एक संस्था है, और वहां पर भी क्या है, एम्प्लॉय है। बच्चों क्या मोहल्ले में कोई छोटा मोटा कारखाना होगा? मेरे बगल में अलमारी का कारखाना है, कहीं अगल बगल बुनाई वाला है कारखाना है, हाँ, तो क्या छोटा मोटा कारखाना होगा क्या? वहां भी लोग काम करते होंगे जी। तो बच्चों ध्यान से सुनना, यानी हम कहना ये चाह रहे हैं, आप बताओ हम इस समय बड़ी संस्थाओं का नाम ले रहे हैं कि छोटी छोटी संस्थाओं का नाम ले रहे हैं बच्चों? इस समय हम कैसी बातें करना चाह रहे हैं? चाय की दुकान, छोटा बड़ा कारखाना, छोटी सी दुकान, कि भाई लोग तो जी हाँ, हम छोटी संस्थाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि भारत सरकार ने कहा कि अब सारे बॉसेस को देना पड़ेगा ग्रेच्युटी। लेकिन बात सुनिए, सरकार ने यह भी कह दिया, अगर तुम्हारे यहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं, 10 से कम लोग, अगर तुम्हारे कर्मचारी 10 से कम है, नहीं नहीं, तुम्हें ग्रेच्युटी देना जरूरी नहीं है, तुम्हारा दिल करे दो, तुम्हारा दिल करे मत दो, तुम्हारे ऊपर कानून लागू नहीं होता। बोलो समझ में बात आई? जल्दी बोलो, बात समझ में आई? क्या क्या? कि अगर तुम्हारे यहाँ 10 से भी कम लोग काम करते हैं तो भाई तुम तो बड़ी छोटी संस्था हो, हाँ, तो तुम्हारे लिए कानून नहीं बना है। तुम्हारा दिल करे दो, तुम्हारा दिल करे मत दो, मतलब मना भी नहीं किया, तुम्हारा दिल करे दो, लेकिन न दिल करे न दो। अगर नहीं भी दोगे तो कोई लॉ का उल्लंघन नहीं है। बच्चों यहाँ ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होगा, जहां 10 से कम लोग काम करते हैं उन पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होगा, तुम्हारा दिल करे दो या ना दो। लेकिन ये बताओ बच्चों, जहां 10 या ज्यादा लोग काम करते हैं, 10 या ज्यादा, 20, 200, 2000, 20,000, 2 लाख, हाँ, जहां बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, 10 या ज्यादा, तो क्या वहां ये कानून लागू है बच्चों? बोलो बोलो बोलो, क्या वहां कानून लागू है? जी हाँ, वहां कानून लागू है भैया, तुमको तो ग्रेच्युटी देना ही देना है। उनको, छोटी संस्था, अरे उनका दिल करे दे दें, उनका दिल करे न दे, उन पर कानून लागू नहीं होता। लेकिन भाई तुम पर, 10 या ज्यादा लोग वाली संस्था, भाई तुम पर कानून लागू होता है, तुम्हें ग्रेच्युटी देना जरूरी है बॉस, तुम्हें देना पड़ेगा। बच्चों आगे चला जाए, ठीक, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या किसी के मन में यहाँ तक कोई प्रश्न है? बोलो। ग्रेच्युटी के मीनिंग क्लियर है? अब तक जो बताया क्लियर है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर क्लियर है। ठीक है, सुनिएगा। ग्रेच्युटी, कर्मचारी दो प्रकार के, कर्मचारी दो प्रकार के, कैसे 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 कैसे? सरकारी और गैर सरकारी। बोलो बच्चों, क्लियर क्लियर क्लियर? हाँ, कि कर्मचारी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, कैसे कैसे? सरकारी और गैर सरकारी। अच्छा, आगे चलते हैं। तो बच्चों आइए पता लगाएं कि कर्मचारी दो प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी। हम एक सवाल पूछते हैं, क्या सरकार अपने सारे कर्मचारियों के साथ एक ही तरह से बर्ताव करती है, या तुम मेरे बड़े खास हो, तुम हमारे खास नहीं हो, हाँ, किसी से ज्यादा लगाओ, किसी से कम लगाओ? बताओ, सरकार अपने सारे कर्मचारियों से एक ही तरह पेश आती है, या सबसे अलग अलग? अरे ये तो मेरा बड़ा अच्छा काम करता है, ये मेरा अच्छा काम नहीं करता। हाँ, तो जवाब है बच्चों, सरकार सबके साथ एक तरह से पेश आती है, एक समान। ठीक, क्लियर? अब ये बताओ बच्चों, सरकार, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बताओ, सरकार सरकार कम ग्रेच्युटी देगी या रीजनेबल, जितना देना चाहिए उतनी देगी, या ज्यादा देगी? सर, जो कानून बना है, ग्रेच्युटी एक्ट बना है, तो सरकार कम ग्रेच्युटी देगी या रीजनेबल, जितना देना चाहिए उतना देगी, या ज्यादा देगी? बोलो क्या कहते हो? हाँ, तो बच्चे कहते हैं सर सरकार सरकार तो सीधी सी बात है कि वो तो रीजनेबल देगी। तो रीजनेबल देगी, उचित देगी, जितना देना चाहिए उतना देगी। तो बच्चों, सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलेगी तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। क्यों सर, सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिले, क्यों एग्जम्प्ट? आप बताओ, सरकार ज्यादा दे सकती है? हाँ, नहीं, उचित देगी ना, जितना देना चाहिए उचित देगी ना। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बात तो सही है, जितना देना चाहिए उतना देगी। तो बच्चे, जब सरकार ज्यादा नहीं देगी तो फुल एग्जम्प्ट है। क्या बच्चों को एक बात याद हो गई
ग्रेचुटी किसके लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है? सरकारी कर्मचारी के लिए ग्रेचुटी फुल्ली एग्जम्प्ट है। ठीक, अच्छा बच्चों, प्राइवेट सेक्टर, क्या प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर्मचारी अलग निगाह से देखे जाते हैं, कुछ अलग निगाह से? एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एक बोर्ड लगा होता है, बोर्ड, हाँ बोर्ड लगा होता है, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, इस हफ्ते का बेस्ट कर्मचारी ये रहा, ये सेकंड पर, ये थर्ड पर, अगले हफ्ते फिर एम्प्लॉय ऑफ द वीक, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, इसकी सैलरी, इसका कमीशन, इसको परक्विजिट सब बढ़ा बढ़ा के दो, ये नालायक बहुत खराब कर रहा है, डिमोशन कर दो, सैलरी कम। तो बच्चों, क्या प्राइवेट सेक्टर में हर किसी कर्मचारी के साथ एक ही तरह से पेश आते हैं बॉसेस? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, प्राइवेट सेक्टर में एक समान का चक्कर नहीं है। जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है उससे अलग तरह से बॉसेस पेश आते हैं, और जो बुरा परफॉर्म करता है उससे अलग तरह से पेश आते हैं। मगर हमने गलत बोला। असली बात बताते हैं, जो चमचागिरी करता है, सच्ची बात बता रहे हैं, जो चमचागिरी करता है, बॉस कहता है वाह वाह क्या एक बहुत बढ़िया कर्मचारी है, और जो चमचागिरी नहीं करता, हाँ काम भले अच्छा करे, चमचागिरी नहीं करता, बॉस बोलता बहुत खराब कर्मचारी है। ये चक्कर चलता है नॉर्मली देखा जाए तो। चम्मच लोग जो है वो बढ़िया एम्प्लॉय माने जाते हैं, और जो चम्मच नहीं है, अपने काम से मतलब रखता है, बॉस को कम भाव देता है, वो बुरे माने जाते हैं। खैर छोड़ो, टॉपिक पर आते हैं। बस एक बात बताओ बच्चों, अगर बॉस का पसंद का कर्मचारी है तो क्या वो उससे ज्यादा ग्रेचुटी दे सकता है प्राइवेट सेक्टर? बोलो, अगर बॉस के पसंद का कर्मचारी है तो क्या वो बॉस उसको ज्यादा ग्रेचुटी दे सकता है? हाँ, तो क्या बॉस बॉस रीजनेबल तो देगा ही, कानून है भाई, रीजनेबल तो देगा ही, लेकिन ज्यादा दे सकता है ना? तो बच्चों, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुटी फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं है, पार्टली एग्जम्प्ट है। बोलो, बात समझ में आई बच्चों कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ग्रेचुटी क्या है? पार्टली एग्जम्प्ट है, पार्टली, फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं है, पार्टली एग्जम्प्ट है। क्योंकि भाई बॉस ज्यादा दे सकता है, रीजनेबल से ज्यादा दे सकता है, ज्यादा देगा तो टैक्स करेंगे। पार्टली एग्जम्प्ट माने बच्चों, पार्टली एग्जम्प्ट, ये गिलास का, एक गिलास है जो आधा भरा है तो आधा खाली है, पार्टली एग्जम्प्ट, तो जो बचा पार्टली टैक्सेबल भी तो होगा। बोलो, पार्टली एग्जम्प्ट का मतलब क्या हुआ? अंशतः कर मुक्त, तो अंशतः कर योग्य, हाँ तो कुछ एग्जम्प्ट होगा, कुछ टैक्सेबल होगा। ठीक, अच्छा अब आप, अगर आप कहोगे सर रीजनेबल होता कितना है सर, रीजनेबल होता कितना है वो तो बता दीजिए। हाँ बच्चों, ये भी बात सही है, रीजनेबल होता कितना है, ऐसे ही बता रहे हैं अभी, आपको याद नहीं करना है रीजनेबल होता क्या सर, कितनी ग्रेचुटी देना चाहिए। ग्रेचुटी एक्ट में क्या लिखा है बच्चों? इसका ग्रेचुटी एक्ट का जो नाम है, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ऐसे करके नाम है इसका, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, या डेथ कम ग्रेचुटी एक्ट 1972। खैर जो भी, ये एक्ट कहता है, ये एक्ट कहता है हर एक साल की नौकरी पर आधे महीने की सैलरी दो। समझाते हैं, ऐसे ही समझा रहे हैं नॉलेज के लिए, अभी आपको सब याद नहीं करना है। तो ये एक्ट क्या कहता है? द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 क्या कहता है? ये एक्ट कहता है हर एक साल की नौकरी पर आधे महीने की सैलरी दो, इतनी ग्रेचुटी देना है। सर नहीं समझे, समझाइए बच्चों। मिस्टर राम है, ठीक, उनकी सैलरी 10,000 महीना है, पर मंथ, ठीक, हाँ सर ठीक। राम रिटायर हो गए, जी सर ठीक है। राम 40 साल नौकरी किया, 40 साल, ठीक। मुझे एक बात बताओ, आधे महीने की सैलरी बताओ राम की, जल्दी से बताओ, आधे महीने की सैलरी बताओ। एक महीने की सैलरी 10,000, आधे महीने की सैलरी बताओ, जल्दी बोलो ना। आधे महीने की सैलरी, अगर राम को हर महीने सैलरी 10,000 मिलती है तो आधे महीने की सैलरी सर 5,000, ठीक है। आधे महीने की सैलरी 5,000, कितना साल नौकरी किया है? 40 साल, 40 साल नौकरी किया है, तो इसका एक साल में 5,000 बनता है आधे महीने की सैलरी, तो 40 साल में कितना बनता है?
एक साल में 5,000 बनता है तो 40 साल में कितना बनता है? 2 लाख। बोलो 2 लाख, 2 लाख। तो इतनी ग्रेचुटी मिलना चाहिए। सभी बच्चे बताएं कि ये ग्रेचुटी एक्ट में जो लाइन लिखी है आपको समझ में आई क्या? बोलो समझ में आई क्या? हाँ, 1 साल नौकरी करेगा, आधे महीने की सैलरी उसकी ग्रेचुटी बन गई। 2 साल नौकरी करेगा, आधे महीने की और सैलरी उसकी ग्रेचुटी बन गई। हाँ, ऐसा ही बता दिया बच्चों। आपका इंडस्ट्रियल लॉ कोई पेपर है? इंडस्ट्रियल लॉ बोलो, है ना कोई इंडस्ट्रियल लॉ का पेपर? तो वहां ये सब बातें भी, वहां भी ये सब बातें लिखी होती हैं, लॉ वगैरह इंडस्ट्रियल लॉ में सब लिखा होता है। खैर, टॉपिक पर आते हैं बच्चों। सर क्या ये बात याद करनी? ना ना ना, ऐसा ही बता रहे थे, अभी तो हम लोग खाली चर्चा कर रहे हैं, अभी तो बस बातें हो रही हैं, चाय पे चर्चा हो रही है, चाय है नहीं, चर्चा ऐसे ही हो रही है। आइए टॉपिक पर आते हैं। ठीक, हाँ बच्चों, एक बार जितना पढ़ाया उतना क्लियर कर लें, क्लियर कर लें। ये बताओ, सरकारी आदमी को ग्रेचुटी मिले तो कितना एग्जम्प्ट? बोलो। हाँ, सरकारी आदमी को ग्रेचुटी मिले तो कितना एग्जम्प्ट? जी, जल्दी जवाब दो। बच्चे कहते हैं सर 100% एग्जम्प्ट। एकदम सही जवाब है भाई, एकदम सही जवाब है। अच्छा, कारण क्या है बच्चों, ऐसा क्यों? सरकारी को ग्रेचुटी मिले क्यों एग्जम्प्ट है भाई? रीजन क्या है, कारण क्या है? सर क्योंकि, कौन दे रहा है पहला जवाब? क्यों सरकारी को क्यों एग्जम्प्ट है भाई? चलो पहला जवाब कौन दे रहा है, देखें देखें देखें। बिंदु, क्योंकि सरकार हमेशा रीजनेबल देती है। रोहित यादव, सर सरकार हमेशा रीजनेबल देती है। जी हाँ बिंदु, रोहित और आरती, कि सरकार जितना एक्ट में लिखा है उतना ही देती है, कम भी नहीं, कम तो देगी नहीं, ज्यादा भी नहीं देती, इसलिए फुल्ली एग्जम्प्ट है। अच्छा बच्चों, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिली तो क्या फुल्ली एग्जम्प्ट? पूर्णतया कर्मुक्त 100% फुल्ली एग्जम्प्ट? नहीं 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 सर, नॉन गवर्नमेंट को ग्रेचुटी मिलेगी तो पार्टली एग्जाम, कुछ एग्जाम कुछ टैक्सेबल। क्यों पार्टली एग्जाम? क्यों? क्योंकि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा दे सकता है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा दे सकता है। ठीक है, आगे की बात। बच्चों, गैर सरकारी कर्मचारी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। गैर सरकारी कर्मचारी को 2 भागों में बांटा गया। ठीक बच्चों, हमारे मोहल्ले में जो छोटा मोटा कारखाना था, जहां जहां 10 से कम लोग काम करते थे, वो जो चाय वाली दुकान थी जहां 10 से कम लोग काम करते थे, वो जो मोहल्ले का जनरल स्टोर है जहां 10 से कम लोग काम करते थे, किराने वाली ग्रोसरी शॉप, या ऐसी कोई भी संस्था जहां 10 से कम लोग काम करते थे। तो बात बताओ बच्चों कि 10 से कम लोग काम करते थे तो ग्रेचुटी एक्ट लागू होगा? हाँ, ग्रेचुटी एक्ट लागू होगा? हाँ नहीं, तो बच्चों नहीं लागू होगा। ठीक, तो सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं कि ये समझ में आ गया। एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आते? अरे छोटी संस्था है भाई, बॉस कह रहा है छोटी संस्था है, हम हमारे यहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं। बच्चों, इसको ग्रेचुटी देना कंपलसरी है किसका मन? इसको ग्रेचुटी देना कंपलसरी है किसका मन? हाँ बोलो, ये क्या लॉ इनके लिए है? जी हाँ बिंदु, सही बोला आपने भाई, इसका मन, चाहे ये बॉस ग्रेचुटी दे चाहे न दे, एक्ट नहीं कहता इसको, एक्ट लागू ही नहीं हो रहा, एक्ट कहां से कहेगा? ये दे भी सकता है, मना भी नहीं करता एक्ट, न भी दे तो भी एक्ट कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेचुटी एक्ट लागू नहीं होता, नॉट कवर्ड। अच्छा, यहाँ पर जी, यहाँ 10 या ज्यादा कर्मचारी हैं, अच्छा बड़ी संस्था है, और क्या बड़ी संस्था है, कवर्ड, तुम पर ग्रेचुटी एक्ट लागू होता है, कवर्ड। अच्छा बच्चों, इसको ग्रेचुटी देना कंपलसरी, भाई तुम्हें देना पड़ेगा, सरकार कहती है तुमको देना पड़ेगा, नहीं दोगे तुम्हारी संस्था बंद करा देंगे, तुम्हें देना पड़ेगा, कोर्ट में घसीट लेगा एम्प्लॉय तुमको, तुम्हें देना पड़ेगा ग्रेचुटी, फेयरवेल करना पड़ेगा उसका। ठीक बच्चों, गैर सरकारी कर्मचारी 2 प्रकार के हैं, 2 भागों में बांटा। क्या सबको बात क्लियर हो गई? ग्रेचुटी एक्ट लागू है, ग्रेचुटी एक्ट नहीं लागू है। हाँ ठीक है सर, 2 भागों में बांटा तो बच्चों सीधी सी बात है, इसका नियम अलग है
और इसका नियम अलग है। बोलो समझ बात आई? भैया इनका नियम डिफरेंट है, एक्ट लागू है, इनका नियम डिफरेंट है, एक्ट लागू नहीं है। अब आपको ये पूछना चाहिए सर हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे एक्ट लागू है कि नहीं लागू है, कि आपने बताया कि दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि एक्ट लागू है कि एक्ट लागू नहीं है? हाँ बच्चों बताते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि एक्ट लागू है कि नहीं लागू है। अगर एग्जाम में कुछ ना बोले, अगर एग्जाम में कुछ ना बोले, कुछ ना बोले माने एक्ट लागू है कि नहीं लागू है, कवर्ड या नॉट कवर्ड, कुछ ना बोलने पर आप क्या मानोगे बच्चों? बोलो 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 बोलो, कुछ ना बोलने पर आप क्या मानोगे बच्चों? क्या मानोगे बच्चों? बताओ 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 क्या मानोगे? हाँ कुछ ना बोलने पर आप मानोगे एक्ट लागू नहीं है। बताओ समझ बात आ गई? अगर सवाल ने कुछ नहीं बताया कि एक्ट लागू है कि नहीं लागू है, तो भाई हम कंपलसरी कंफर्म मान लेंगे एक्ट लागू नहीं है। नोटेड? क्लियर है? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है कि कुछ ना बोलने पर हम एक्ट लागू नहीं है नॉट कवर्ड मानेंगे। ठीक है, यानी जो बोले वो मान लो, जो सवाल बोले मान लो, क्या दिक्कत है? लेकिन कुछ नहीं बोलता तो नॉट कवर्ड, एक्ट लागू नहीं है, मान लेंगे। हाँ बच्चों ध्यान देना, ध्यान से सुनना। ये बताओ कि हम किसका एग्जाम टैक्सेबल निकालने जा रहे हैं, सरकारी का कि गैर सरकारी का, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट? हाँ हम किसका रूल पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट का कि नॉन गवर्नमेंट का? बोलो। हाँ तो बच्चे कह रहे हैं सर गवर्नमेंट का तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो गया ना। हाँ ये तो बात हुई थी गवर्नमेंट का फुल्ली एग्जम्प्ट, तो सर हम तो नॉन गवर्नमेंट का पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चे बिल्कुल, हम नॉन गवर्नमेंट का रूल पढ़ने जा रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट का। अच्छा बच्चे बात सुनना ध्यान से, आप बताओ कर्मचारी को फेयरवेल कब मिलना चाहिए? हाँ रिटायरमेंट पर ना, रिटायर हो गए, फूल माला पहना दिया, ग्रेचुटी दे दिया, निकल लो कल से मत आना, घर तक छोड़कर आएंगे सब लोग। बच्चे कह रहे हैं जी सर कि फेयरवेल कब मिलना चाहिए? रिटायरमेंट पर। कुछ कर्मचारियों के बॉस से बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं। क्यों सर क्यों? चाहे चमचागिरी की वजह से, चमचागिरी बच्चों याद रखना कामयाब होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी बाकी ये तो खैर है ही, बाकी ये तो है ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो पुराना जमाना चला गया गांधी जी वाला ना, क्या बोले, आजकल तो लोग गांधी जी को गाली देते हैं। बताओ हमारे देश में कैसे ऐसे लोग हैं। आइए, तो बच्चों बात कर रहे थे हम कि भाई आपके बॉस से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, चाहे आप बहुत बड़े चम्मच और चापलूस हो और चाहे आप बड़े कड़ी मेहनत करते हो, बॉस की एसेट हो, लेकिन बॉस के रिश्ते आपसे बड़े अच्छे हैं, बॉस आपको बहुत जानता मानता है, बहुत मानता है। फिर और अभी आप नौकरी कर रहे हो, अभी आप नौकरी कर रहे हो, अभी आपका 2 4 5 साल बचा हुआ है, अभी आपका नौकरी चल रही है, अभी रिटायर नहीं हुए हो, कुछ वर्ष बचा है, मगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है। आपने कहा बॉस अभी मैं रिटायर तो हुआ नहीं हूँ, 2 4 5 साल बाद हो जाऊंगा, तब आप मुझे पक्का फेयरवेल दोगे, ग्रेचुटी दोगे? बॉस बोला हाँ बॉस, बॉस आज दे दो ना प्लीज, आज दे दो। तो बच्चों बॉस से रिश्ते तो अच्छे हैं और बॉस ने आपको ग्रेचुटी दे दिया, अभी आपकी नौकरी चल रही है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। बोलो बच्चों ऐसा संभव है कि नहीं प्राइवेट सेक्टर में? हाँ गवर्नमेंट तो भाई रिटायरमेंट पर ही देगी, लेकिन बच्चों प्राइवेट सेक्टर में ऐसा संभव है ना कि लोग नौकरी के दौरान ग्रेचुटी ले सकते हैं। बताओ ये गलत बात है कि नहीं? बोलो भाई फेयरवेल तो रिटायरमेंट पर मिलना चाहिए था ना, मॉनेटरी बेनिफिट्स तो रिटायरमेंट पर मिलना चाहिए था ना, ये तो आप भाई गलत काम कर लिए, आपको लेना नहीं चाहिए था। पनिशमेंट दिख रही है? बोलो पनिशमेंट दिख रही है कि ग्रेचुटी तब क्या हो जाएगी? 100% टैक्सेबल, 1 रुपए की छूट नहीं देंगे। तो क्या नहीं करना है भाई साहब? फेयरवेल फेयरवेल होता है, प्लीज रिटायरमेंट पर लेना, नौकरी के दौरान मत मांगना, वरना फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सबको ये बात समझ आ चुकी हो तो बच्चों हम आगे चलना चाहते हैं। बताओ क्लियर क्लियर क्लियर? जी सर क्लियर। अच्छा आगे सुनना, आगे सुनना बच्चों,
कभी कभी कर्मचारी की नौकरी के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु, डेथ। तो कभी कभी कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो आप सोचो कि तब ग्रेचुटी लेने कौन आएगा? हाँ, अगर कर्मचारी मर गया तो कर्मचारी तो मर गया ना, उसको तो ग्रेचुटी मिलेगी नहीं ना, तो कब मिलेगी? कि तो ग्रेचुटी किसको मिलेगी फिर? पत्नी को, बच्चों को, जो भी नॉमिनी होगा उसको मिलेगी। ठीक, नॉमिनी को मिलेगी, फैमिली वालों को। तो बच्चों, अगर फैमिली मेंबर पाते हैं ग्रेचुटी, क्योंकि कर्मचारी तो मर चुका है ना बेचारा, तो किस हेड में टैक्सेबल? किस हेड में टैक्सेबल? हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है ना, फैमिली और बॉस के साथ नियोक्ता कर्मचारी वाला संबंध नहीं है ना, इसलिए। क्या हमने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था? नो। क्या हमने तुम्हारा अपॉइंटमेंट किया था? नो। क्या तुम मेरे कंट्रोल एंड सुपरविजन में थे या हो? नो। मेरा तुम्हारा नियोक्ता कर्मचारी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है ही नहीं, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक सर, कितना? अरे भाई, पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल। रूल सेम रहेगा, जगह बदल जाएगी ना भाई। रूल सेम रहेगा, जगह बदल जाएगी। जो रूल यहाँ पर है वही रूल अदर सोर्स में लग जाएगा, जगह बदल जाएगी, यानी रूल सेम रहेगा, बस सैलरी हेड के बजाय अदर सोर्स में टैक्सेबल। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, बोलो इनकम टैक्स वाले नीच है कि नहीं है? बोलो हाँ, है कि नहीं नीच? हाँ सर। आप बताओ, आप बताओ। यार कर्मचारी मर गया था, परिवार वालों को मिल रही थी ग्रेचुटी, यार माफ कर दिए होते ना भाई, एग्जाम भी कर दिए होते। बोलो सही बात हम कह रहे हैं कि नहीं? यार कर्मचारी मर गया ना भाई, तो घर वालों को कम से कम फ्री में दे दिए होते, उससे काहे टैक्स दे रहे हो यार? वो सबके ऊपर तो खुद ही मुसीबत आनी पड़ी है। हाँ, लेकिन आपको तो पता है तो नीच, सब काहे को एग्जाम करते, टैक्सेबल कर दिया। चलो भाई बच्चों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो आइए आगे चलते हैं। क्या किसी के मन में यहाँ तक कोई सवाल है बच्चों? बोलो बोलो, तो जरा हम समझाना चालू करें आगे। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं भाई, अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चों, चैट बॉक्स खाली है, सब बच्चे नो नो बोल रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं टैक्सेबल निकालने। गैर सरकारी कर्मचारी, तुम्हारी ग्रेचुटी पार्टली एग्जम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल है, और ये वो कर्मचारी है, ग्रेचुटी एक्ट लागू है, लागू है, लागू है। ठीक, ग्रेचुटी एक्ट लागू। कैसे सर, कैसे पता चलता है लागू है? बच्चों एग्जाम में साफ बोलेगा, एग्जाम में साफ बोलेगा कि ग्रेचुटी एक्ट लागू है, तब मानना लागू है, नहीं बोलेगा तो नहीं लागू है। हाँ, तो ये साफ बोलेगा लागू है तो मान लेना। ठीक, तो बच्चों ये गैर सरकारी कर्मचारी है, जी हाँ, ग्रेचुटी एक्ट लागू है, कवर्ड, जी बिल्कुल लागू है। आइए निकालें। आप बताओ कितने कैलकुलेशन नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, कितने कैलकुलेशन नजर आ रहे हैं? जी सर 3। ओके, चलो मान लो ये 5 लाख। ठीक, चलो मान लो ये 3 लाख। ठीक, चलो मान लो ये 20 lakhs। ओके, ठीक बच्चों, एग्जम्प्ट इनकम टैक्स वाले क्या हैं? सर नीच है, नीच। तो बताओ कौन सा एग्जम्प्ट करेंगे? सर जो सबसे महीन होगा, महीन पिट्टू सा, थोड़ा सा महीन पिद्दी सा। तो बच्चों सबसे नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, कौन है नन्हा मुन्ना? बोलो, सबसे महीन सा, पिद्दी सा, विच एवर इज लोअर, सबसे महीन वाला, यही तो है सर। बस कर दो एग्जम्प्ट, विच एवर इज लोअर विल बी एग्जम्प्ट, 3 लाख रुपए एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 3, कर दो एग्जम्प्ट, कर दिया। टैक्सेबल बराबर बच्चों, देख रहे हो, चैंपियन हो आप लोग टैक्सेबल में। बोलो है कि नहीं, कि पूरे साल एक ही चीज तो आपने तैयार की है, टैक्सेबल बराबर, बाकी तैयार कहाँ कुछ किया है। एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जाम, भाई साहब एक्चुअली आप पाए कितना थे एक्चुअल रिसीव? जी मैंने पाया था 5 लाख। ओके, आपने 5 लाख पाया था, और कितना एग्जम्प्ट कराए हो? नन्ना मुन्ना राई हो, नन्ना मुन्ना 3 लाख था एग्जम्प्ट कराया था। ओके, तो 5 लाख पाए थे,
3 लाख एग्जम्प्ट कराए तो टैक्स कितने पे कर दें? सर 2 लाख पे टैक्स कर दें। बच्चों बताओ मैथमेटिकली कैलकुलेशन समझ में आ गया? बोलो कैलकुलेशन समझ में आ गया? जो तीनों में कम हो एग्जम्प्ट, बचा खुचा टैक्सेबल। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर कैलकुलेशन तो मेरा क्लियर है। आप आगे बता सकते हैं। चलो बच्चों आगे बताते हैं आगे। ठीक, आगे सुनना बच्चों। ये बताओ हाउस रेंट अलाउंस और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी बराबर कितनी बातें? हाउस रेंट अलाउंस और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सैलरी बराबर कितनी बातें? पहला जवाब रितेश का, बाकी बच्चों का सर 3 बातें। बिल्कुल, बेसिक सैलरी प्लस डीएफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर या सेल्स। जी हाँ। अच्छा, रेंट फ्री हाउस, वैसे हाउस हम कहते हैं, एकोमोडेशन बुलाया जाता है। रेंट फ्री हाउस या वैल्यूएशन ऑफ होटल में सैलरी बराबर कितनी बातें? बिल्कुल सही बच्चों, 6 बातें। बेसिक सैलरी प्लस डीएफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस बोनस कमीशन ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस इफ एनी अदर पेमेंट इन कैश। जी हाँ सही बोला आपने। ग्रेच्युटी एक्ट लागू है, लागू है, लागू है। ग्रेच्युटी एक्ट लागू है बच्चों। ग्रेच्युटी एक्ट लागू है में सैलरी बराबर कितनी बातें? हाँ 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 जी सर, यहाँ तो केवल 2 बातें दिख रही हैं। हाँ यही तो है। तो बोलो बच्चों, याद रहेगी बात? ग्रेच्युटी एक्ट लागू है तो कितनी बातें? सैलरी बराबर 2 बातें। पहला बेसिक सैलरी, तो हमें लगता है बेसिक सैलरी सबको पता है, क्योंकि हर बार नंबर 1 पे बेसिक सैलरी ही तो होती है। हर बार नंबर 1 पर बेसिक सैलरी ही होती है। ठीक। नंबर 2 डीए। ये सुनना, एक बात बताओ, यहाँ डीए के ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है क्या? डीए के ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है क्या? हाँ क्या कहते हो? बच्चे कह रहे नहीं सर नहीं दिख रहा है, मतलब? जबकि पहले सोचो, पहले डीए के अपने नखरे थे, नखरे। हाँ पहले नखरे करते रहते थे, नखरे। हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ 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 नहीं लेंगे लेंगे नहीं लेंगे। हाँ जी, पहले था पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अब आज सुनना, आज हमारा डीए अरविंद केजरीवाल हो गया है। आम आदमी, मैं आम आदमी हूँ, कोई नखरा नहीं। तो आम आदमी हो गया, नखरा वखरा नहीं भैया, आम आदमी हूँ मफलर लगा के एकदम। तो कैसा डीए? अरे यार जैसा मर्जी वैसा डीए, जैसा मर्जी वैसा डीए। पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ले लो, नॉट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अरे वो भी ले लो यार, कोई सा ले लो। डीए अच्छा है बुरा है सब ले लो, सब पार्ट है तब भी ले लो, नहीं है तब भी ले लो, हर तरह का ले लो। तो बताओ बच्चों, डियरनेस अलाउंस में बात समझ आ गई आपको? अरे हर तरह का डीए ले लो। पहले हम लोग ना डीए के पहले सोचते थे यार पार्ट तो नहीं है कि है कि नहीं है तो लो और ना इग्नोर। नहीं नहीं, यहाँ ग्रेच्युटी एक्ट लागू है में आपको डीए लेना ही लेना है। फर्क नहीं पड़ता कि दैट इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या बच्चों को सैलरी बराबर 2 बातें समझ में आ गई? बोलो क्लियर है? बेसिक सैलरी ओके, कौन सा डीए? अरे जैसा मर्जी वैसा डीए भाई, जैसा मर्जी वैसा डीए। पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सेवा की शर्तों के अंतर्गत है तो भी ले लो, सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं है तो भी ले लो ना भाई, कौन मना करता है, ले लो ना। चलिए बच्चे कह रहे हैं ओके सर बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं फिर। आगे चलते हैं अगली बात। अब जरा तीनों समझा तो दे, कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2, कैलकुलेशन 3। अब मतलब बताने जा रहे हैं। नंबर 1 सुनना, नंबर 1, कर्मचारी तुम रिटायर हो गए, तुम्हें कितनी ग्रेच्युटी मिली? बोलो, क्या पहला बात समझ में आ गई आपको? कर्मचारी तुम रिटायर हो गए, तुम्हें कितनी ग्रेच्युटी मिली? हाँ तो बच्चों क्या आप मानते हो कि ये बहुत ही आसान सी बात है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है? या तुम रिटायर हो गए, बताओ ना बॉस ने तुम्हें कितनी ग्रेच्युटी दी? 10 लाख, 12 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 3 लाख, बताओ ना कितनी दी? सवाल में लिखा ही होगा, लिखा ही होगा मुझे कितनी ग्रेच्युटी मिली। हाँ बच्चों क्या पहला पॉइंट एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या हम दूसरे की चर्चा कर लें? बोलो बोलो बोलो। हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर, आप सेकंड की चर्चा कर सकते हैं। पहला बड़ा आसान, तुम्हें कितनी ग्रेच्युटी मिली। ठीक, दूसरा सुनना, दूसरे में एक बात, फिर दूसरी कोई बात, फिर तीसरी कोई बात। आओ समझते हैं बच्चों, क्या ये लिखा है 1 महीने की सैलरी? बोलो बोलो कि क्या यहाँ पर लिखा है
एक महीने की सैलरी, हाँ सर एक महीने की सैलरी। तो अब आपको पूछना चाहिए कौन से महीने की सैलरी। ठीक है बताते हैं। तो हमको चाहिए एक माह की सैलरी। सर ये लास्ट एक महीने की सैलरी समझे नहीं, सुनना सुनना बता रहे हैं। एक महीने की सैलरी, मान लो कर्मचारी रिटायर हो गया, ठीक है भाई कर्मचारी रिटायर हो गया कब, चलो मान लो 31 अक्टूबर 2020, वो अक्टूबर में रिटायर हो गए। तो बच्चों कौन से महीना रिटायर हुआ है, अक्टूबर। तो बस हमको अक्टूबर वाले महीने की क्या चाहिए, सैलरी। बोलो समझ बात आएगी, कौन से महीने की सैलरी। या जब तुम रिटायरमेंट लिए ना तो उस महीने कितनी सैलरी पाके रिटायर हुए बताओ। समझ बात आ गई कि कौन से एक माह की सैलरी। अरे जब तुम रिटायर हुए ना, जिस महीने रिटायर हुए उस महीने लास्टली तुम कितनी सैलरी पाए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं 31 जुलाई 2020 को रिटायर हुआ। कब रिटायर हुए, 31 जुलाई को। बस जुलाई वाली सैलरी बता दो ना, जुलाई की अपनी एक माह की सैलरी बता दो, जल्दी बोलो कि हम आगे बढ़े। ये बात आपको समझ में आ गई कि कौन से एक माह की सैलरी। कंफर्मेशन दो, कंफर्मेशन दो कि सर एकदम क्लियर है हमें बात कि कौन से माह की सैलरी है। भाई जिस महीने तुम रिटायरमेंट लिए हमें चाहिए उतने माह की सैलरी। ठीक। अच्छा बच्चों, कुछ देर पहले हम आपको रीजनेबल का मतलब बता रहे थे, याद है। रीजनेबल का मतलब क्या, रीजनेबल में हमने बोला था आधे महीने की सैलरी। बोलो क्या हमने रीजनेबल में आधे महीने की सैलरी बोला था। एक साल में आधे महीने की सैलरी तुम्हारी ग्रेचुटी है, हाँ आधे महीने। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या आधा महीना ऐसे लिखते हैं, आधा महीना 15/30। बोलो बोलो, हाँ हाँ ऐसे लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, ग्रेचुटी एक्ट लागू है, संस्था छोटी है कि बड़ी है। हाँ ग्रेचुटी एक्ट लागू है, संस्था छोटी है कि बड़ी है। बोलो बोलो बोलो, हाँ एक्ट लागू है, 10 से अधिक कर्मचारी की 10 से कम कर्मचारी। क्या सर संस्था बड़ी, संस्था बड़ी है तो क्या संडे की छुट्टी मिलती होगी बच्चों। हाँ संस्था बड़ी है तो संडे की छुट्टी होती होगी। मोहल्ले के कारखाने में तो छुट्टी नहीं होती, छोटा है ना। चाय की दुकान पर तो छुट्टी नहीं होती, छोटा है ना। हाँ लेकिन बड़ी संस्था तो छुट्टी होगी। अच्छा बच्चों एक महीने में कितने संडे पड़ते होंगे। हाँ 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 एक महीने में कितने संडे पड़ते होंगे। जी बिल्कुल सही रितेश, 4। अच्छा भाई, तो बच्चों क्या आपको ये चक्कर समझ में आया क्या कि आधा महीना 15/26 कैसे बन गया है। बोलो बोलो, हाँ क्लियर हो गई बात, आधा महीना ऐसे कैसे हो गया। हाँ यार संस्था आपकी कवर्ड है, ग्रेचुटी एक्ट लागू है, संस्था बड़ी है, संडे की छुट्टी करोगे, बड़ी संस्थाओं में तो कंपलसरी संडे की छुट्टी होती है। 15/26। बच्चे कह रहे हैं जी सर जी बात समझ में आ गई है, आगे चलिए। चले आगे, एक महीने की सैलरी, कौन सा महीना, अरे जिस महीने तुम रिटायर हुए थे वो वाला महीना। 15/26 आधा महीना, हाँ हाँ समझ के 26 कहाँ से आया, संडे की छुट्टी वाला मामला था। अच्छा बच्चों अब सुनो, ये समझाने जा रहे हैं कॉम्प्लीटेड सर्विस ईयर, संपूर्ण सेवा काल। यार तुम रिटायर हो गए, हाँ कितना साल नौकरी किए, 25 साल। अच्छा तो 25 लिखो ना, 25 लिखो। रिटायर हो गए, हाँ कितना साल नौकरी किए, जी 40 साल। ठीक है तो लिखो ना यहाँ पर 40 साल नौकरी की। तो तुम कितनी सर्विस कंप्लीट किए थे वर्ष बताओ। बोलो बच्चों समझ आया, तुम कितनी नौकरी कंप्लीट किए थे वर्ष में बताओ। ठीक, तो क्या बच्चों को ये वाली बात भी क्लियर हो गई, भाई कितनी साल नौकरी की है भाई बताओ, वर्ष में बताओ। जैसे मैं 18 साल नौकरी की, ठीक है ना, सही है लिख दो 18 साल। मैंने 25 साल नौकरी की, लिख दो ना भाई यहाँ 25 साल। बच्चों आगे चले, इसी में कुछ और बात बताना चाहते हैं, बताओ आगे चले। बच्चे कह रहे हैं जी सर आप आगे चल सकते हैं। ओके चलो। सर एक डाउट है। हाँ क्या सर, जैसे कि मान लीजिए 26 साल नौकरी की और 8 महीना, तब तब अभी तो आप बोल रहे थे कि जितने साल नौकरी की रख दो, मगर 26 साल 8 महीना, अब क्या होगा। हाँ बच्चों आओ देखें कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है। लिखा है 6 माह से
अधिक को पूरा साल मान लेंगे। तो बच्चों बताओ, तो आप बताओ कि इसे क्या माने, 26 साल के 27 साल। बताओ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रोविजंस हैं वो क्या कहना चाहते हैं। 6 माह से अधिक को साल मान लेंगे। तो बताओ 26 साल 8 महीने को 26 साल या 27 साल क्या मान लें। हाँ जी बिल्कुल सही बच्चों, ये तो 8 महीना, ये तो 6 माह से अधिक है, तो हम इसको 27 साल मानेंगे। ठीक, अच्छा अगला 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 सवाल। मैंने 18 साल 5 माह नौकरी की। अब बोलो ना, 18 साल 5 महीना, अब बोलो क्या लिखें। बच्चे कहते हैं 18 साल। सही है, एकदम सही है, ये 6 माह से अधिक नहीं था। अगला अगला पूछते हैं, अगला सुनना। मैंने 22 साल 6 माह नौकरी की। बोलो 22 साल 6 माह। अब क्या कहते हैं बच्चे। अरे मिले जुले जवाब आ रहे हैं, देखें। रितेश आप गलत हो, बाकी बच्चे सब आप सही हो। आरती, बिंदु, अच्छा रितेश सुधार कर रही है, मीना ठीक है। बच्चों 6 माह से अधिक को साल, क्या ये 6 माह से अधिक है। ना ना ना, ये 6 माह से अधिक नहीं है, ये 6 माह से अधिक नहीं है। तो हम इसको क्या मानेंगे, 22 साल मानेंगे। ठीक, अच्छा एक और पूछ रहे, एक और पूछ रहे, क्या मानेंगे इसको, 22 साल, 6 माह छोड़ दिया। और सुनना, 10 साल 6 माह, हाँ हाँ, 1 दिन, 10 साल 6 माह 1 दिन, 10 साल 11 साल। बोलो बच्चों क्या कहते हो। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो। अच्छा अभी भी 10 बैठ के रितेश। बच्चों क्या ये 6 माह से अधिक है, बोलो। हाँ 6 माह से अधिक है, अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो ये हो जाएगा 11 साल। क्या हम मान लें कि बच्चों का कंप्लीटेड सर्विस ईयर में कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। हाँ क्लियर है, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर क्लियर है। अच्छा एक और बात बता दें आपको बड़े मजे की। आप जानते हैं कि पूरे इंडिया लेवल पर बीकॉम की जो बेस्ट बुक है इनकम टैक्स की, दैट इज एच.सी. मेहरोत्रा। एच.सी. मेहरोत्रा, साथ में कोई गोयल जी भी होंगे, शायद गोयल नाम है ना उनका, हाँ गोयल, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेहरोत्रा जी का स्वर्गवास हुए जमाना हो गया। एच.सी. मेहरोत्रा बहुत बुजुर्ग थे, काफी वर्षों पहले मर चुके हैं बेचारे। और ये बुक जो है अपडेट करते हैं सी.ए. गोयल। और सी.ए. गोयल लिखते हैं, सी.ए. गोयल कहते हैं 6 माह या अधिक को पूरा साल मान लेंगे। ना ना गोयल जी आप गलत हो, आप एक्ट के अगेंस्ट बात कर रहे हो। तो गोयल जी कुछ और, तो आप ये मत कह देना कि बुक में कुछ और लिखा है। हम क्या करें, बुक में लिखा है तो एक्ट में, बेयर एक्ट में कुछ और लिखा है। ठीक, तो गोयल जी थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं, वही लिखे चला जा रहा है। आइए टॉपिक पर आते हैं बच्चों। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्चों उम्मीद है आपको ये लाइन क्लियर हो गई। 1 माह की सैलरी, कौन सा महीना, रिटायरमेंट वाला। 15/26, 26 कहाँ से आया, अरे संडे की छुट्टी। नौकरी कितने साल की है और महीना फंस गया तो 6 माह से अधिक को साल मान लेंगे। आगे चलना बच्चों। नेक्स्ट नंबर 3, एक होता है रटना। तो आपको लिमिट रटनी है, और लिमिट कितनी है, 20 lakhs। बोलो बच्चों क्लियर, 20 lakhs। आपको ये याद करना है, 2 मिलियन की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, याद कर लेना है। जब भी बात होगी ग्रेजुएटी में लिमिट क्या है, 20 lakhs है। ठीक, अब एक बात सुनना, सर क्या ये लिमिट कम हो सकती है। हाँ कम हो सकती है सर, कब कब लिमिट ये 20 लाख कम हो सकती है। हाँ 19, 18, 17, 16 लाख, 15 लाख, 14 लाख, 13 लाख, 12 लाख कम हो सकती है। 11 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख कम हो सकती है। सर कब कब ये लिमिट कम हो सकती है, बताएं आप। सुनना बच्चों, हम आप सभी जानते हैं कि हमारा हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 2021, असेसमेंट ईयर 21-22 चल रहा है। बच्चों हमारा कर्मचारी रिटायरमेंट ले रहा है आज, हमारा कर्मचारी रिटायरमेंट ले रहा है, मगर कर्मचारी ने अपना
कुछ पुराना बताया है। कर्मचारी बोला मैं ना प्रीवियस ईयर 2014-15 में भी हो चुका हूँ रिटायर। तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, आज रिटायर हो रहा है और बहुत पहले रिटायर हो चुका है। भाई बच्चों आप सोचो, हम आपसे पूछते हैं, क्या आपने सुना है कि नेवी वगैरह में 40-45 साल में रिटायर कर देते हैं, 50 साल में। हाँ, तो आप सोचो एक आदमी 40-45 साल में रिटायर हो गया तो क्या वो घर बैठ जाएगा, क्या वो दूसरी नौकरी नहीं पकड़ेगा? ऐसी बहुत सारी जॉब है जहां पर आपको बहुत जल्दी रिटायर कर देते हैं, नेवी आर्मी वगैरह जहां भी कह लो आप। तो क्या आप जो है मतलब घर बैठ जाओगे 45 साल में? अरे बहुत जान है भाई अभी आप में। तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत पहले रिटायर हुआ, वहां छोड़ के फिर नौकरी पकड़ा और आज रिटायर हुआ। तो अब सुनना बच्चों, ये तो एक तो आज की बात है। इसने बताया मैं ना बहुत पहले रिटायर हुआ था। हाँ हाँ, फिर? तो मैंने वहां भी ग्रेजुएटी पाई थी, मैं आज यहाँ भी ग्रेजुएटी पा रहा हूँ और मैं वहां भी ग्रेजुएटी पाया था। उससे बस एक सवाल पूछना, यार तुम पहले भी रिटायर हुए थे? हाँ। भाई बस एक बात बता दो प्लीज, बस एक बात बता दो कि जब तुम पहले रिटायर हुए थे ना कितना ग्रेजुएटी एग्जाम कराया था? बस यही बात पूछना कि भाई देख पुरानी जॉब में तू रिटायर हुआ, मुझे कुछ नहीं जानना है कि कब रिटायर हुए, कितना पाए, बस एक बात बता दो वो पुरानी वाली जॉब में ना तो ग्रेजुएटी कितने एग्जाम कराए थे, बस एक बात बता दो। उसने बताया कुछ। और मैंने ना वहां पर ना 3 लाख रुपए एग्जाम कराए थे। ओके ओके, पुरानी जॉब में ग्रेजुएटी 3 लाख एग्जाम कराए थे, अच्छा अच्छा। 10 करोड़ 17 लाख। सभी बच्चे बताए कि उनको बात समझ आ गई कि मैक्सिमम लिमिट में से कितना लेस हो सकता है। अगर तुमने पुरानी जॉब में कुछ ग्रेजुएटी एग्जाम कराई है तो उसे मैक्सिमम लिमिट ₹20 लाख में से लेस कर दिया जाएगा। बच्चे बताएं कि कंसेप्ट आपका क्लियर है? क्या कहते हो बच्चों, बोलो बोलो। हाँ, समझ में बात आई? क्या मैक्सिमम लिमिट कम हो सकती है? हाँ, कब? अगर बहुत पहले पुरानी जॉब में तुम कुछ एग्जाम कराए थे तो उतना पैसा मैक्सिमम लिमिट में से कम हो सकता है। बच्चों क्या आपको ग्रेजुएटी का मामला समझ में आ गया? ये कवर्ड पढ़ाया है, कवर्ड ग्रेजुएटी एक्ट लागू है। बोलो कि आपका कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? बताओ, समझ बात आ गई? हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर बिल्कुल समझ में बात आ गई। ये रहा सवाल, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत। अच्छा, एक्ट लागू है? जी हाँ बच्चों, एक्ट लागू है। ठीक, एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद क्या क्या पढ़ाना है? एक्ट लागू नहीं है पढ़ाना है। ठीक है, तो आज तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम बच रहा है बच्चों, तो कल पहले हम ये एक्ट लागू है का सवाल कराएंगे, फिर हम कल आपको रूल्स सिखाएंगे कि जब एक्ट लागू नहीं है और फिर इसके सवाल कराएंगे। तो बच्चों बातें होंगी अब कल वाली क्लास में। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, वरना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यज कहते हैं सर व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? तो यज जैसे दादा ने अपने बेटे को बिजनेस दिया, उस बेटे ने अपने बेटे को बिजनेस दिया, उस बेटे ने अपने बेटे को बिजनेस दिया, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, एंसेंट्रल प्रॉपर्टी वगैरह। फिर ये दादा ने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को बिजनेस दिया, पूरा परिवार बिजनेस कर रहा है, मेल फीमेल ऑल मेंबर सब बिजनेस कर रहे हैं। हेड का नाम है कर्ता, नाम है कर्ता, कुछ नहीं करता, नलायक। तो यही होता है हिंदू अविभाजित परिवार। और ये केवल इंडिया में होता है बच्चों, ये दूसरी कंट्री में नहीं होता, केवल इंडिया में ये कंसेप्ट है क्योंकि हमारे देश में होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके तहत इनका कंसेप्ट बना हुआ है। तो ये इंडिया में होते हैं और इंडिया में बड़े रेयर होते हैं बच्चों, रेयर होते हैं। हाँ, तो रितेश पूछ रहा है कितने मेंबर होते हैं? भैया कोई लिमिट नहीं है कितने मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर जितने हैं बढ़ा लो, कोई पार्टनरशिप फॉर्म थोड़ी ना है कि 2 50 2 और 100 कर लें। ठीक, यहाँ पे कोई मेंबर फिक्स नहीं है। चलो बच्चों, हमें लगता है कि आज की क्लास एंड करनी चाहिए क्योंकि बातें ठीक ठाक हो चुकी है। तो कल की शुरुआत एक सवाल से, कवर्ड लागू है एक्ट, उसके बाद नॉट कवर्ड के रूल्स। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।